स्टार्टेड सर, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड देखो एक बार। ओके सर, ठीक है। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। हो रहा नहीं, क्लास खोल भी ना हो। ट्रेड नहीं यहाँ है कैसे ভালো আছে, বসে বসে ট্রেড নিতে। हाँ ভালো আছে, ভালো কথাই তো বলছি, খারাপ কথা বলছি। अच्छा देखो, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आज बेसिकली कल एक टॉपिक हम लोग कवर किए, दैट इज मूविंग एवरेज। उसमें हम लोग डिफरेंस बिटवीन सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल का उल्टा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड इंटरेस्टिंगली क्रॉस मूविंग एवरेज। ठीक है, जिसको ईएमए क्रॉस भी बोला जाता है। ऐसे आप एसएमए के साथ भी क्रॉस को चेक कर सकते हो, सिंपल मूविंग एवरेज में भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी तुम क्रॉस को चेक कर सकते हो। तो बेसिकली उसमें एक इंटरेस्टिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो शॉर्टर वर्जन है, शॉर्टर वर्जन इन द सेंस ऊपर वाला मैंने बेसिकली जो कम डेज का एवरेज लाइन होगा। सपोज तुम 20 डेज और 50 डेज ले रहे हो, तो 20 डेज शॉर्टर वाला है। मुंबई में कभी गए हो? तो बॉम्बे के चीज, मुंबई में ना दो तरह का ट्रेन चलता है एट ए टाइम। आप लोगों में से कोई मुंबई गए हो कभी? आमची मुंबई लोकल चढ़े हो? अगर कभी मौका मिले तो जरूर जाना। तो मुंबई में आमची मुंबई लोकल बोलते हो लोग। आमची मुंबई मतलब साधारण लोगों के लिए है, इसलिए बोलते हैं आमची मुंबई। तो मुंबई में लोकल ट्रेन का सुविधा कोलकाता से भी बेहतर है। जैसे कोलकाता वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में, बट कोलकाता से भी बेहतर लोकल ट्रेन का सुविधा मुंबई में चलता है। मतलब इससे 2 गुना ज्यादा अच्छा है। तो उसमें ना दोनों दो तरह का पटरी होता है, एक स्लो लाइन, एक फास्ट लाइन। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर तो लोकल माने एक ही तरह का लोकल है, जो हर स्टेशन में रुकते हुए जाता है। बीच बीच में थोड़ा लॉन्ग रूट में भी गैलोपिंग मिलता है ना, गैलोपिंग लोकल मिलता है ना, जो कुछ स्टेशन को रुकता नहीं। पता है आप लोगों को ये सब बात है? जो लोग आना जाना करता है शायद उनको पता होगा। तो मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई में एक स्लो लाइन होता है, एक स्पीड लाइन होता है, फास्ट लाइन होता है। अब फास्ट लाइन वाला जो लोकल ट्रेन होगा ना, वो लोकल ट्रेन ही है, लेकिन वो सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टॉपेज में खड़ा होगा। और जो स्लो लाइन है वो हर एक में, ठीक है, वो हर एक में रुकेगा। और इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं कि स्लो ट्रेन, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, गैलोपिंग का टाइमिंग अलग होगा, नॉर्मल ट्रेन का टाइमिंग अलग होगा, वहां पर ऐसा नहीं है। एट ए टाइम में सिंगल टाइम पे ही स्लो लाइन भी चलता है और फास्ट लाइन भी चलता है। अब तुम चढ़ने के टाइम पे ये डिसाइड कर लो कि तुमको किस पे चढ़ना है। अब वो जो लोग डेली जाना जाना करते हैं उनको पता है कि उनका क्या जरूरत है। तो मैं कहना है था कि मूविंग एवरेज लाइन में जो शॉर्टर वर्जन है वो स्पीड में चलता है, और जो लॉन्गर वर्जन है वो थोड़ा सा धीमा चलता है ना। इट्स काइंड ऑफ आमची मुंबई लोकल टाइप्स। ठीक है, ये मुंबई में कभी भी जाओगे ना, ये चीज जरूर देखना था, मुंबई लोकल का जो कैलकुलेशन है। चलो सर, कहाँ कहाँ से किस बात को कैसे जोड़ते रहते हो सर, जो माथा में आता है बोल देता हूँ, इतना क्या है। अच्छा, स्क्रीन में शेयर करता हूँ। वेर इज मार्केट सर? एफआईआई का पैसा घुस रहा है। कल 10 करोड़ डाला है एफआईआई ने, कल 10 करोड़ डाला, आई थिंक आज और डाल रहा है। सपोर्ट 22,000 में सपोर्ट था। हाँ? तो 5,000 करोड़ बीएसए। एफआईआई का भी तो कल थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, 10 करोड़ ओनली, बट ऐसे एफआईआई के हिसाब से बहुत ही कम है। 10 करोड़ एफआईआई का पैसा, 10 करोड़ इज सीरियसली मैंने बहुत ही चिंता का बात है। भाई जाओ सब अभी हटो, सिंपल। तो कहीं ना कहीं ये देखो सर, आज गैप अप दिया है, इसका मतलब आज एफआईआई ने जरूर ज्यादा पैसा डाला हो। हाँ, वॉल्यूम क्या बता रहा है? वॉल्यूम क्या बता रहा है सर? কোন ভলিউমটা দেখায় বলতো? ভলিউম প্রোফাইল, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड, प्रोजेक्टेड वॉल्यूम चार्ट।
सिर्फ वॉल्यूम लिखने से ही तो आता वॉल्यूम है। চার্টটা দাও, वॉल्यूम चार्टটাই তো দিলাম। ভলিউম চার্ট নিফটিতে ভলিউম চার্ট শো করে না এখানে। আইকিউতে নিফটিতে ও volume chart নিফটিতে show করে না। নিফটিতে শো করে। निफ्टी में निफ्टी তোমাকে में शो ট্রেডিং नहीं ভিউতে करता। চেক করতে হবে। ट्रेडिंग व्यू में जाके देखना पड़ेगा। सॉरी ये आईक्यू में है इसलिए नहीं दिखा। तो ठीक है चलो। तो मोटा मोटी इस पे कर्सर रख के भी तो volume आता है। इस पे कर्सर रख के आता है, लेकिन वो इसमें नहीं आता, आईक्यू में नहीं आता है, वो ट्रेडिंग व्यू में है। ट्रेडिंग व्यू में रखने से होता है वो, जहां जब जरूरत। हाँ नहीं नहीं, इंडेक्स में आता है वो। दो तरह का होता है ना सर। हर आप लोगों का डीमेट अकाउंट में देखना, एक आईक्यू बोल के सॉफ्टवेयर होता है और एक ट्रेडिंग व्यू बोल के सॉफ्टवेयर। तो जैसे अभी आईक्यू सेट है तो इसलिए आईक्यू एक सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग के लिए पॉपुलर है। ठीक है, तो लास्ट कुछ दिन से आईक्यू चल रहा है तो आईक्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है चलो। तो बेसिकली देखो गैप अप दिया और गैप अप देके मोटा मोटी मार्केट जो है अभी पॉजिटिव मोमेंटम में है। 22,000 में इसका सपोर्ट चल रहा था, ऐसे नियर सपोर्ट चल रहा था 22,000 में। ठीक है, 22,000 में नियर सपोर्ट शो करके आज एकदम पॉजिटिव। और आई थिंक एफआईआई का पैसा जोर का, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर। ठीक है, वो कल 10 करोड़ दिया था, आज तो ज्यादा ही दिया होगा। इसीलिए मोमेंटम इस तरह का दिखा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आज एक टेक्निकल पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मूविंग एवरेज में बात हुआ सर, इंडिकेटर्स तो ऐसे स्टार्ट हो ही गया। तो इंडिकेटर्स में अब मैं आपको कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहिए। जैसे कि आरएसआई के बारे में थोड़ा बात करूंगा। ये भी एक अनदर इंडिकेटर माना जाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये आज मेन डिस्कशन का मैटर रहेगा कि सर आरएसआई क्या है, आरएसआई के बारे में क्या सोच विचार रहता है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आरएसआई देख के तुम लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बना सकते हो, धोनी ने बोल दिया, मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, सब पता है उसको। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि अगर आप आरएसआई को प्रॉपरली समझते हो तो आप सीरियसली लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो। हर एक चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, शादी का टाइम आ रहा है, मैरिज, शादी ब्याह का टाइम आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोलते हैं इसको, सीजन। तो होटल इंडस्ट्री, ठीक है, होटल इंडस्ट्री को फोकस करना। इंडियन मार्केट में जितना होटल इंडस्ट्री है उसका शेयर को ढूंढना। ठीक है, और उसमें ग्रोथ देखने का कोशिश करना, हो सके तो थोड़ा बहुत ट्रेड भी करना। तो शादी कहाँ करेगा, वही होटल, मतलब बैंक्वेट में ही तो होटल रहता है ना, जो जो भी जिसका भी होटल होता है उसमें मैरिज फंक्शन तो होता ही है, तो इन्हीं में उसका बिजनेस भी होता है। तो ये अप्रैल मार्च के एंड से स्टार्ट हो रहा है ना, और फिर अप्रैल के एकदम एंड तक चलेगा, मार्च अप्रैल तक पूरा शादी का टाइम। तो मई में भी होता है। ठीक है, इसके लिए किसी ब्राह्मण को पूछो कि भी मतलब सीजन में क्या क्या डेट चल रहा है, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। पुरोहित को पूछने से वो लगन बताता है ना कि किस लगन में घड़ी है नहीं है ना। तो शादी ब्याह का टाइम के साथ भी आप लोग कनेक्टेड रहो कि जब भी शादी का टाइम रहेगा होटल इंडस्ट्री में एक बुलिशनेस आता है। हाँ, कब होटल में चेक करना, होटल में होटल की शेयर আছে ভালো, कोई भी रिकमेंड कर सकते हो। आईटीसी का होटल तो अलग से नहीं है, नहीं आईटीसी का होटल अलग से अभी तक आया नहीं है। তাজ आई थिंक আছে না, তাজ হোটেল আছে না। ताज होटल, हाँ ताज होटल चेक करो तो, ताज होटल का शेयर है, ताजेर नाम की ताज जीवी के, हाँ होटल में। और चेक करो तो और क्या है। ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। ये देखो सर, ये देखो मार्च से स्टार्ट हुआ है, मैं 10 दिन थोड़ा सा लेट ही हो गया। ठीक है, ये देखो किस तरह का पॉजिटिव मोमेंटम देते हुए चल रहा है। अरे वो टीवी ओपन नहीं है इसलिए ट्रेडिंग। हाँ उबेर रियलिटी, हाँ 15% गेन हो गया है। कब बोला था मैं उबेर रियलिटी,
ओवरऑल भी क्या वही कैंडल चेक करते करते टोटल है हाँ नहीं वो रियल एस्टेट सेक्टर है অপেরাশনটি কি করে এক্স্যাক্টলি ये देखो सर ये वाला शेयर में इसका पहाड़ बना लिया देखो पहाड़ बना लिया ठीक है तो चाइना में एक ऐसे एक सीढ़ी है जो लोग जाते हैं देखने के लिए ठीक है रियल एस्टेट सेगमेंट में काम करता है इसका हम लोग शायद बात किए थे कब बात कर रहे थे क्लास में डिस्कशन कर कभी कुर्सीलाम जरा नहीं 7-8 तारीख को ना इसमें फेब्रुवरी ना मार्च से स्टार्टिंग है मार्च से स्टार्टिंग है আই থিঙ্ক এরকম কোনো সিচুয়েশন যখন মার্কেটটা এরা পড়েছিল আর এখানে একটা পজিটিভ মোমেন্টাম তৈরি হচ্ছিল তখনই বলেছে বুলিশ বলেছিলাম তো বুলিশ ডিসকাশন হয়েছিল তো ক্লাসে बुलिश डिस्कशन ही था मुझे याद आ गया ठीक है तो मेरा रियलिटी अच्छा ये एकदम आसमान छू गया और अब तुम ताज होटल देखो सर ठीक है इसमें इसमें भी मोमेंटम रहेगा इसमें भी मोमेंटम रहेगा ठीक है पूरा सेम पैटर्न का कैंडल बना के रखा है ठीक है आप इसमें मूविंग एवरेज लाइन भी लगाओ आई एम श्योर कि ये पॉजिटिव दिखाएगा आपको मैंने बेसिकली देखो अच्छा इसको हटाओ किसको हटाए 200 को हटाए टी और 50 20 कौन सा था 20 पिंक वाला और ये ब्लू वाला तो पॉजिटिव भी है अब तो शॉर्टर वाला अब से पॉजिटिव मोमेंटम ना वही तो मैं बोला मूविंग एवरेज आपको पॉजिटिव ही बता रहे हैं अभी भी इसमें ट्रेंड बना रहा है और मूविंग एवरेज सबसे अच्छा काम करता है ट्रेंड में और अभी शादी का सीजन अभी तक चालू नहीं हुआ होने वाला है हाँ वेरी गुड समझ गए आप वेरी गुड एकदम दिमाग लगा लिया बुकिंग बुकिंग तो पहले होता है ठीक है इसीलिए मतलब शादी के टाइम पे गेन नहीं होगा शादी से पहले गेन होगा उसका है ना शादी होने से पहले बुकिंग होता है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आज मेरे को सुबह एक्चुअली घर पे बात चल रहा था क्योंकि फैमिली में कुछ लोगों का शादी है तो फिर किसी बहन का शादी है उसका शादी है मतलब शादी का टाइम है और फिर अचानक से एक न्यूज आया कि होटल इंडस्ट्रीज के बारे में अरे वाह शादी का टाइम होटल इंडस्ट्री फिर मैं थोड़ा सा रिसर्च किया और मेरे को याद आ गया अच्छा जेडब्ल्यू मेरिट इंडिया का नहीं है इंडिया का नहीं तो तुम लोग होटल इंडस्ट्री को फाइंड आउट करो सर होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को फाइंड आउट करो फाइंड आउट करके देखो कि किस तरह का मोमेंटम है ट्रेंड ले सकते हो क्योंकि मेरे को लगता है कि ये अप्रैल के मिडिल तक इसका ट्रेंड रहेगा पता नहीं सर ढूंढो अभी मेरे को सारा नाम याद नहीं रहता हाँ होता है बैंक्वेट का है तो ये बारबेक्यू नेशंस वगैरह का तो होता है बारबेक्यू नेशंस में लोग नहीं जाते ठीक है वो सब का है बहुत सारा है रेस्टोरेंट का भी है फिर वो क्या नाम है एक बहुत फेमस शेयर आया था उसका वो बारबेक्यू तो एक है और एक नाम था ये देवयानी इंटरनेशनल भी तो KFC पिज्जा हट का ये करता है ठीक है देवयानी इंटरनेशनल का शेयर में भी तो बात किया था कुछ दिन पहले डोमिनोज तो इंडिया का नहीं कोई डोमिनोज का कोई होगा उसका यहाँ पर इंडिया में कोई है जो नाम पिज्जा नहीं इंडिया का नहीं है इंडिया में जुबिलेंट फूड वर्क्स है जुबिलेंट फूड वर्क्स हाँ डोमिनोज का है ठीक है और देवजानी का पता है KFC रहता है तो पिज्जा हट KFC या पिज्जा हट है KFC पिज्जा हट माने बेसिकली इंडियन कोई नहीं सर इंडिया का नहीं है अगर किसी को इंडिया में बिजनेस करना है तो इंडिया के किसी के साथ उसको एसोसिएट होना पड़ता है और बर्गर किंग भी है बर्गर किंग का भी स्टॉक हाँ है बर्गर किंग का भी स्टॉक है इंडिया में बर्गर किंग जानते हो ना सर उसका भी शेयर है ठीक है ये सब बेसिकली होटल एंड रेस्टोरेंट के साथ कनेक्टेड शेयर्स और भी होटल में है मुझे सारा नाम अभी याद नहीं आ रहा है आप लोग थोड़ा चेक करना गूगल करना मिल जाएगा
गूगल में लिखना होटल शेयर स्टॉक्स इन इंडिया, दिखा देगा आपको। और फिर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालो और देखो कि क्या क्या मोमेंटम चल रहा है। अगर कहीं कैंडल वगैरह मौका मिल जाए तो मैं तो बोलूंगा कि चुपचाप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मेरे को पूरा एकदम पॉजिटिव एक मोमेंटम, थोड़ा सा और 10 दिन पहले बोलता तो ज्यादा अच्छा होता। लेट हो गया थोड़ा सा है ये যে হ্যাঁ ফোকাস করি, ওটাই মাথায় এলো বলে বললাম। यही सब मार्केट में ना, बस आपको ना डिफरेंट बिजनेस के साथ हमेशा कनेक्ट रहना। अगर आप बिजनेस के साथ कनेक्ट रह जाओगे तो कैंडल भी मिल जाएगा, सपोर्ट भी मिल जाएगा, रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। कब ऑफ सीजन है, कब हाई सीजन है, सीजन वाइज अगर सोच पाओ ना, ये भी बहुत अच्छा मौका देता है। जैसे बैंकिंग सेगमेंट्स में थोड़ा सा फोकस करो, बैंकिंग सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आने वाला है। अच्छा चलो सर, तो आरएसआई में फोकस करो। देखो हमारे को तो पता नहीं है क्या है। ए सुनो, देखो जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इंडिकेटर्स वगैरह बात ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो क्या कहता है यहाँ पर, कहता है कि जब हम लोग किसी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप जो भी यूज करते हो, आप स्टॉक, जीरोधा, ग्रो, मोतीलाल, व्हाटएवर जो भी आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें जब भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा लाइन इधर उधर से जा रहा है, जैसे हम लोग कल बहुत सारा लाइन लगाया था, है ना, तो वो सब लाइन को क्या कहते हैं सर, चार्ट भी कहते हैं। एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड टेक्निकल इंडिकेटर्स। ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग बात करना स्टार्ट कर दिए हैं फ्रॉम वॉल्यूम एक्चुअली, यानी वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको इंडिकेटर के नाम पे नहीं पढ़ा, डायरेक्टली पढ़ते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे बात करने जा रहे हैं सर प्राइस मूवमेंट। बेसिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या हेल्प करता है, ये बेसिकली आपको ना प्राइस एक्शन को ढूंढने में हेल्प करता है। किसको ढूंढने में हेल्प करता है, प्राइस एक्शन, माने बेसिकली किस दाम पे आप लो और किस दाम पे आप बेचो। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज प्राइस एक्शन जोन। तो प्राइस मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी, कि एक शेयर, सिक्योरिटी का मतलब एक्चुअली शेयर ही होता है। ठीक है, एक्चुअली सिक्योरिटी वर्ड थोड़ा सा लार्ज पैरामीटर में यूज होता है। मैंने यहाँ पर जो बोला ना सिक्योरिटी, जैसे एनआईएसएम जो आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आगे जाके एनआईएसएम का एग्जाम भी देगा। ठीक है, तो एनआईएसएम का क्यों दिया है सर, सिक्योरिटी मार्केट है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट का नाम क्यों दिया, सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है शेयर, सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है डिवेंचर, सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं वो भी सिक्योरिटी है। जो डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर क्या है, डिवेंचर भी एक तरह का लोन होता है जो कंपनी मार्केट में इशू करता है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि सिक्योरिटी शब्द आप बहुत जगह में सुनोगे। अगर आप एनएससी में भी सिर्फ जाओगे ना, एनएससी बॉन्ड मार्केट में, इवन आप बॉन्ड पे भी परचेस कर सकते हो। ये देखो, ये बॉन्ड या डिवेंचर होता है, ये भी मार्केट में ट्रेड होता है, शेयर मार्केट की तरह नहीं होता बट ट्रेडेबल है। ठीक है, ये देखो अलग अलग कंपनी मार्केट से क्या लिया है, बॉन्ड खरीदा है, मैंने बॉन्ड इशू किया है। ये देखो इंडिया बुल हाउसिंग, हार्डको, आईएफसीआई। ठीक है, फिर एनएचआई भी रहता है, बहुत सारे हैं। हाँ, आईआरएफसी। ठीक है, इसका मार्केट में ये लोन प्रोडक्ट्स है। तुम इनके शेयर में पैसा, मैंने बॉन्ड में पैसा लगाओगे तो तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। सर इंटरेस्ट कितना देगा, सर कभी 11% भी कोई देता है, कोई 8% देता है, कोई 10% देता है, कोई 9.5% देता है। सर बैंक से ज्यादा है ना, बैंक 7%, 7.25 देता है, तो कम से कम 2%, 3% ज्यादा मिलता है यहाँ पर। इसमें भी पैसे लगाया जा सकता है, थ्रू म्यूचुअल फंड्स भी लगा सकते हो और डायरेक्टली भी लगा सकते हो। तो बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, कि हाउ टू बाई बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन मैं कहना बस यही चाहता हूँ कि ये भी एक सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटी का मतलब थोड़ा बड़ा है,
सिक्योरिटी में शेयर भी आ जाता है, बॉन्ड भी आ जाता है, डिवेंचर्स भी आ जाता है, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये सभी अल्टीमेटली वही मार्केट इन्वेस्टमेंट का ही एक टॉपिक है। मैंने आप एज एन इन्वेस्टर सोचते हो और कंपनी एज ए फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट समझता है, यानी कंपनी के लिए पैसा जुगाड़ करने का जगह है और पब्लिक के लिए इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाने का जगह। ये दो सिस्टम मिला के ये पूरा इकोनॉमी को चला ले। किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है वो दे देता है और किसी के पास कमती है तो वो मांगता रहता है। सर कौन मांगता है? जिसको जिसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखता है उसको हमेशा कमती ही लगता है, वो मांगता रहता है और बदले में आपको कुछ रिटर्न देने का वादा करता है। हमारे पास क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है अपने अपने हिसाब से, और एक्स्ट्रा होगा तो क्या करोगे? इन्वेस्ट कर दोगे। एक्स्ट्रा होगा तो इन्वेस्ट कर दोगे। तो इसीलिए नाम भी है सिक्योरिटी मार्केट। चलो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ज्यादा क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज डिस्कशन फिर अलग हो जाएगा। The technical indicator helps to trade analyze price movement of a security। अब मजा का बात है कि आप इंडिकेटर्स को यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन शेयर मार्केट बट इन एंटायर सिक्योरिटी मार्केट आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए इंडिकेटर का यूज, इवन जैसे जो लोग कमोडिटी करेंसी का भी क्लास अभी कर रहे हैं उनको वहां पर कमोडिटी करेंसी के भी एनालिसिस तुम इसी इसके थ्रू से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का सिक्योरिटी है। Indicators are independent trading system introduced to the world by successful traders। ये जो इंडिकेटर्स है, जैसे आज हम लोग एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है RSI। सर कौन किसने इसके बारे में बोला? सर एक्चुअली सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने बोला। सर कौन है सक्सेसफुल ट्रेडर्स? सर नॉर्मली अमेरिकन वर्ल्ड्स में, यूरोपियन वर्ल्ड्स में लास्ट 200-300 साल में, स्पेशली नॉट 300 साल, हार्डली 200 ईयर्स, अमेरिका जब से डेवलप हुआ है अराउंड 1776 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 1772-73 में अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद से अमेरिका में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। फिर अब्राहम लिंकन वगैरह का शायद थोड़ा बहुत आप लोग सुने होंगे, उसके लीडरशिप में अमेरिका ग्रोथ करना स्टार्ट किया। उसके बाद तो दुनिया को पता है आज अमेरिका वर्ल्ड लीडर है, लेकिन अभी वर्ल्ड लीडरशिप उसका जा रहा है धीरे धीरे। जिस लेवल का ग्रोथ अमेरिका एक टाइम पे देखा था उस लेवल का ग्रोथ अभी अमेरिका में है नहीं, ठीक है। हाँ, अलग पैरामीटर से बताऊंगा बाद में सारा चीज एक साथ नहीं बोल सकता। मैंने अगर मैं 150-200 साल पुराना बात करूं तो अमेरिका जिस ग्रोथ फेज में था उसी ग्रोथ फेज के टाइम पे ये सब चीजें डेवलप हुआ था। 1700 के एंड पे, 1800 के एंड पे, 1900 के स्टार्टिंग में। अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी वो लोग खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो काफी अच्छा है। बट एक टाइम पे जो एक तरह का मोनोपोली था उनका, वो मोनोपोली उनका भी उस तरह का नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रोथ रेट स्लो है उनका, ग्रोथ रेट स्लो। अच्छा, indicators are independent trading system introduced to the world by successful traders, and indicators are built on preset logic using which traders can supplement their technical study। यानी बेसिकली ये जो इंडिकेटर्स हैं ये एक प्रीसेट लॉजिक है। प्रीसेट लॉजिक माने पहले से इसको लॉजिकली आइडेंटिफाई किया गया है, माने पहले से ही कि ये ऐसा होना चाहिए या इस तरह का होता है। सर ये ऑब्जर्वेशन से पता चला, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे कल एक क्लास चल रहा था मेरा फाइनेंस का शाम को, तो उस क्लास में मैं एक चीज बता रहा था ऑब्जर्वेशन क्या चीज है। तो एक गेम के बारे में अचानक से मैं कहीं देख रहा था, आई थिंक यूट्यूब शॉर्ट्स में ही देखा था। एक तुम लोग बाज बाज बर्ड को जानते हो? बाज इन द सेंस ईगल, ठीक है। तो ईगल जो बेसिकली पालतू होता है, नॉर्मली पालतू नहीं होता। ईगल को पालने का मतलब बहुत जिगरा होना चाहिए भाई, नॉर्मल लोग नहीं पाल सकता। मतलब जो ईगल को पाल सकता है उसका वो ईगल का मतलब अलग ही लेवल का उसका स्टेमिना होगा, ठीक है, अंदर का स्टेमिना। तो ईगल का एक गेम होता है, ईगल कंपटीशन। एक पूरे बड़े स्टेडियम में, जैसे फुटबॉल स्टेडियम होता है ना जिसमें लार्ज क्राउड होता है, एक पूरा भरा स्टेडियम में ईगल को छोड़ दिया जाता है पिंजरों से, और उस स्टेडियम के लाखों के भीड़ में, लाखों की भीड़ में उसका ओनर होगा। तो जो भी ईगल जितना फास्ट अपने ओनर को ढूंढ लेगा वो फास्ट होता है। और इंटरेस्टिंगली लाखों के भीड़ में भी ईगल उसका ओनर कौन है उसको ढूंढ लेता है। हम लोग तो ढूंढ ही नहीं सकते, ठीक है। मैंने उस पूरे 1 लाख 2 लाख लोगों के बीच में, नहीं नहीं मारेगा क्यों? वो बस अपने ओनर पर जाके बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। मारेगा क्यों? वो ढूंढेगा, अपने ओनर के पास जाके ही बैठेगा, ओनर के हाथ में जाके बैठ जाएगा।
कैन इमेजिन। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, इसलिए एक बहुत फेमस हिंदी में कहावत है, बाज की नजर बोलता है ना। तो ये इंडिकेटर्स भी ना उसी तरह का नजर को रेगुलर बेसिस में यूज करते करते बना, यानी ये रातों रात नहीं बन गया। यानी कोई बोलेगा सर इंडिकेटर सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, अरे होता है ना। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने लास्ट इतना सालों से इतना सारा नजर गड़ा के इसको ऑब्जर्व किया है, तब जाके आज आप लोगों को ये पढ़ने का विषय बनाए, उनका रिसर्च का फल है जो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इंडिकेटर्स होता है चलो देखते हैं क्या इंडिकेटर्स है, ऐसा नहीं, काफी दिनों से रिसर्च कर करके ये जगह पर पहुंचा गया। तो टेक्निकल स्टडी में कैंडलस्टिक्स तो इंपॉर्टेंट होता ही है, वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट होता है। To arrive at decisions, indicators help in buying, selling, confirming trends and sometimes predicting trends. ठीक है, क्या क्या हेल्प करेगा, कंफर्म करेगा ट्रेंड को, कभी कभी प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करता है। इंडिकेटर्स दो तरह का होता है सर। इंडिकेटर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर, एक को बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। सर क्या लीडिंग अच्छा होता है लैगिंग खराब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो, leading indicator leads the price, meaning it usually signals the occurrence of a reversal or a new trend in advance. जो इंडिकेटर लीडिंग होगा वो बेसिकली क्या करेगा, आपको पहले से सिग्नल देगा, ठीक है, कि कुछ चेंज होने वाला है, या तो पॉजिटिव मोमेंटम या तो रिवर्सल, माने मार्केट आगे चल रहा था उसको पीछे रिटर्न करेगा, रिवर्स करेगा। लीडिंग इंडिकेटर इस तरह का पॉइंट को बताते हैं, यूजुअली सिग्नल्स द ऑकरेंस ऑफ ए रिवर्सल और ए न्यू ट्रेंड इन एडवांस। समझ में आ रहा है सर? While this sounds interesting, you should note all the leading indicators are accurate. Leading indicators are normally accurate होता है. Leading indicators are notorious for giving false signals. समझ रहे सर? माने कभी कभी इतना ज्यादा बार वो बताते हैं तो कभी कभी वो गलत सिग्नल भी दे देता है। एक्यूरेसी तो है पर सिग्नल कहीं कभी गलत भी हो जाते हैं। The trader should be highly alert while using leading indicators. In fact, the efficiency of using leading indicator increase with trading experience. माने ये ट्रेडिंग इंडिकेटर सही है कि गलत है ये आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ही पता चलेगा। सर अभी तो हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं बेसिक से बेसिक बात भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ट्रेडर का गलती कहाँ होता है जानते हो? वो थोड़ा सा सीखता है, पूरा नहीं सीखता, थोड़ा सा सीखता है और फिर वही अपने आप को ज्यादा होनू समझने लगता है। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? होनू होनू इन द सेंस माने जब टू मच स्मार्ट हम लोग सोचते हैं अपने आप को, ठीक है, कि मैं तो बहुत कुछ कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम थोड़ा सा सीखने के बाद उस चीज को एकदम सोचते हो ना कि भाई एक बार हो गया मैंने बार बार होगा, लेकिन होता नहीं है। अगर होता तो फिर सेबी को भी इतना बताने का जरूरत नहीं पड़ता कि यहाँ प्रॉब्लम है, इतना लोग लॉस खाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम डायरेक्शंस में लोग क्या होता है धोखा खा जाता है ना। तो ये डायरेक्शन में धोखा क्यों खाते हैं? बिकॉज वो ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स का जो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं सर, इस चीज को वो समझ नहीं पाते। तो क्या उपाय क्या है सर? उपाय कुछ भी नहीं है। उपाय है अच्छे से सीखना, पेशेंसफुली उसको यूज करना, अपना ग्रीडीनेस को बचा के रखना, और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रोल रखना अपने ऊपर। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि गाड़ी चलाना ही नहीं है, गाड़ी चलाते हुए कंट्रोल करना है। अरे कोई बोले कंट्रोल, अरे कंट्रोल में क्या गाड़ी नहीं चलाए क्या? गाड़ी चला के कंट्रोल करना है, गाड़ी को चुपचाप रख के कंट्रोल थोड़ी ना हो पाएगा। चलो समझाता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑसिलेटर्स। क्या बोलते हैं सर इसको? ऑसिलेटर्स या ऑस्किलेटर्स भी बोलते हैं, ऑसी या ऑस्की जो भी बोलो आप, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑस्किलेटर्स और ऑसिलेटर्स एज दे ऑसिलेट्स विद इन अ बाउंडेड रेंज। सर ऑस्किलेशन क्या होता है सर? हाँ बोलो। रेंज बाउंड को बता रहे हाँ, रेंज बाउंड माने ऑस्किलेशन ऐसे होते हैं सर, ये एक्चुअली एक फिजिक्स का एक मैटर है। कभी फिजिक्स पढ़े हो सर? फिजिक्स में सर थोड़ा बहुत तो सभी को ही पढ़ा है। मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, ऑस्किलेशन कैसे होता है उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है सर। ये मैंने एक बार एक साइंस म्यूजियम में विजिट किया था, ज्यादा दूर नहीं सर, ये
ये थोड़ा स्पेशल परमिशन पे जाना पड़ता है। म्यूजियम नहीं है वो बेसिकली साइंस का साइंस सेंटर है। जैसे ये भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस है ना सॉल्ट लेक में, ठीक है, तो वहां पर मेरा एक स्टूडेंट के थ्रू से मेरे को एंट्री करने का मौका मिला था, तो इनविटेशन। तो वो लोग वहां पर ना एक ऑस्किलेटर्स है बेसिकली, ये आर्ट है ना सर, तो आर्ट जो मूवमेंट जिस तरह से मूवमेंट करता है उसको ना पूरा माने, हम लोग ऐसे जब ऐसे बैठे हैं हम लोग को पता नहीं चलता ना कि दुनिया घूम रहा है बोल के, ऐसे अर्थ रोटेट करता है ना अपने ऑर्बिट के ऊपर, और धीरे 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 सन को क्या करता है, सन को भी वो पूरा पूरी क्या करता है, सर्कुलेट करता है। मैंने पहले तो अर्थ जो होता है वो अपने मोशंस पे अपने ऑर्बिट के ऊपर भी घूमता है, तभी ये दिन रात होता है। और एट ए टाइम वो सन को भी सिमिलरली, मानो ये सूरज है तो ये अपने ऊपर घूमते घूमते सूरज को भी पूरा सर्कुलेट करता है। तो इसका मोमेंटम, इसका जो मूवमेंट होता है जिस तरह से मूव करता है, क्या ये मूव हम लोगों को समझ में आता है? हाँ। लेकिन अगर तुम वो साइंस म्यूजियम में मतलब वहां पर जाओगे ना कभी भी, अगर आई थिंक साइंस सिटी में भी होगा, मैं साइंस सिटी विजिट नहीं किया, लेकिन वहां पर मुझे दिखा था एक ऐसे ना एक तार से एक ऐसा पूरा पत्थर को, एक पत्थर मैंने एक पूरा एकदम नीट पत्थर है, क्या चीज है पता नहीं कौन सा मेटल का, आई डोंट नो, वो एक कांच का शीशा के अंदर उसको रखा गया है, जस्ट पूरा एकदम ग्लास डोर के अंदर पूरा क्लोज करके, जिसके अंदर कोई हवा नहीं जा रहा है सर, चारों तरफ से पूरा एकदम, मैंने कोई वेंटिलेशन नहीं आता, मैंने पूरा का पूरा एकदम कांच के अंदर ही बंद है, लेकिन वो पूरा मूव कर रहा है। ठीक जिस तरह से दुनिया अपने आर्ट जो है जिस तरह से मूव करता है वो धीरे धीरे हिल रहा है, और हिलते 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 ऐसा 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 हिल रहा है, और हिलते 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 ऑर्बिट भी कर रहा है। उसका पूरा तुम चेंज देख सकते हो। ठीक है सर, इसका क्या मतलब, इसके साथ ये ऑस्किलेशंस का क्या कनेक्शन है? एक नॉर्मल वाला होता है, मुझे यहाँ दिख दिख नहीं रहा है, आप चाहो तो देख सकते हो, कभी गूगल में रिसर्च करके मिल जाएगा आपको। ऐसा एक लंबा चेन की तरह होगा, और ये कभी इधर घूमता है, कभी ऐसा जाता है मूवमेंट, कभी ऐसा जाता है, उसको बोलते हैं पेंडुलम। हाँ पेंडुलम जैसे, वेरी गुड सर, मैं वर्ड बोल रहा था पेंडुलम जैसे। ठीक है सर, इस चीज का स्टॉक मार्केट में क्या कनेक्टिविटी है? चलो, पेंडुलम जैसे, ठीक है, जैसे वो घड़ी का कांटा नहीं होता, हाँ वो घूमता रहता है, उसी को तो पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है पेंडुलम, हाँ, तो वो घड़ी के नीचे जैसे रहते, एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ वहां पर भी वो आर्थ का ऑर्बिट हो रहा था। ठीक है, आज भी है, वो हमेशा रहेगा, कभी भी अगर मौका मिले भाभा में जाने का तो शायद दिख जाए। ऐसे साइंस सिटी में अगर किसी ने देखा होगा तो मुझे बोल सकते हैं, साइंस सिटी में भी होता है। एक सेकंड, का पता नहीं मेरे साथ क्या दुश्मनी है, इसको मैं यहाँ से हटा नहीं पाता, क्रॉस पीरियड क्रॉस करने से तो ये पूरा चला जाएगा। नहीं, कोई उसका हो जाएगा, लाइन मार्केट क्रॉस होती है, जो क्रॉस करना उसका, इसका क्रॉस कहाँ है? अरे वो लाइन मार्केट क्रॉस करना है ना। नहीं नहीं, मुझे ये डैशबोर्ड के पीछे जो बार है, मुझे वो वाला बार में जाना है ना, हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है, काफी दिक्कत करता है। हाँ पता नहीं, ये बहुत बेकार का एक सिस्टम दिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड हो गया। चलो देखो, जो भी हो समझ में आया सर, ऑस्किलेशन बेसिकली मार्केट के बारे में वो बेसिकली यही कहना चाहता है कि ठीक जिस तरह से ऑस्किलेशन होता है, सिमिलरली मार्केट में भी ऑस्किलेशन, जब कोई स्टॉक एक रेंज बाउंड होकर चलता है तो उसको हम लोग एक्चुअली ऑस्किलेशन के साथ बात करते हैं। रेंज बाउंड इन द सेंस कि एक सर्टेन मोमेंट तक शेयर गिरता है, फिर सर्टेन मोमेंट में वापस जाता है, फिर गिरता है, फिर वापस जाता है, फिर गिरता है, फिर वापस जाता है, फिर गिरता है, फिर वापस जाता है। ये जो उसका एक नेचुरल एक
फेनोमेना देखने को मिलता है। इसी चीज को यहाँ पर ऑस्किलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक शेयर एक सर्टेन मोमेंट तक, निफ्टी हो या शेयर हो, एक सर्टेन मोमेंट तक नीचे गिरेगा, फिर सर्टेन मोमेंट के बाद ऊपर जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू से भी जाना है। बट आरएसआई आपको स्पेशल तरीके से भी बात को समझने में हेल्प करता है। अब देखो कैसे हेल्प करता है। तो आपने क्या जाना सर? The trader should be highly alert while using leading indicators. In fact, the efficiency of using leading indicators increase by trading experience. Majority of leading indicators called oscillators as they oscillate within a bounded range. Within a bounded range. माने मानो कोई शेयर का दाम 100 है, तो 100 से मानो वो 125 तक जा रहा है, उसके बाद 125 से वापस 100 के आसपास आ रहा है। एग्जैक्टली नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 100 की जगह ना आके 105 में आके रुका। ठीक है, फिर वहां से फिर से रेंज बाउंड होकर 120 तक जाता है, फिर 120 से फिर 100 में आता है, फिर 100, फिर उसी तरह से चलता है, रेंज बाउंड होके चलना। ठीक है, तो while this sounds interesting, you should note all the leading indicators are accurate. Sorry, यहाँ पर typically an oscillator oscillate between two extreme values. ज्यादातर केस में देखा जाता है कि ये जो ऑस्किलेशन चलता है ये एक वैल्यू के अंदर चलता है। तो ये वैल्यू को स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलता है सर 0 to 100। क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में? 0 to 100, टू एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मैंने अपर साइड में 100 और लोअर साइड में 0। ठीक है, अपर साइड में 0, सॉरी लोअर साइड में 0, अपर साइड में 100। अब जो भी ऑस्किलेशन होगा इसके बीच में होगा, जो भी ऑस्किलेशन होगा इसके बीच में होगा। तो बेस्ड ऑन द ऑस्किलेटर्स रीडिंग, फॉर एग्जांपल 55 एंड 70। अब आपको मैं अभी लगा के दिखाता हूँ कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले आप एक बार चेक करो कि बोलता क्या है। जैसे मानो कि आपको एमएससीडी बोल रहा है, आरएसआई बता रहा है 55 या आरएसआई बता रहा है 70, तो इसका क्या मतलब निकालोगे आप? ठीक है, तो ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन वेरी कर रहे हैं। 55 में ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन एक तरह का होगा, 70 में अलग होगा। ठीक है, सो ऑन दी अदर हैंड लैगिंग इंडिकेटर, तो ये बात जो था सर ये लीडिंग में बात कर रहा था। अब लैगिंग क्या होता है सर? लैगिंग इंडिकेटर लैग्स द प्राइस, meaning it usually signals the occurrence of a reversal of a new trend after it has occurred. मतलब जब इंडिकेटर लैगिंग होगा वो प्राइस को लैग कराएगा, मीनिंग क्या होगा कि सिग्नल जो आपको मिलेगा ना वो बेसिकली न्यू ट्रेंड को रिवर्स कराएगा। रिवर्सल ऑफ ए न्यू ट्रेंड आफ्टर इट हैज ऑकर्ड, माने ट्रेंड बनने के बाद उसको रिवर्स करेगा। उसमें न्यू ट्रेंड मिलता लीडिंग में, और यहाँ पर ट्रेंड को रिवर्स करेगा, माने कहीं ना कहीं मार्केट गिरने वाला बात। ठीक है, यू मे थिंक व्हाट वुड बी इफ यूजिंग गेटिंग अ सिग्नल आफ्टर द इवेंट हैज ऑकर्ड, माने होने के बाद सिग्नल पाके क्या फायदा? होने से पहले सिग्नल दो, होने के बाद सिग्नल देके क्या होगा? इट इज बेटर लेट देन नेवर। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैगिंग इंडिकेटर इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सबसे पॉपुलर लैगिंग इंडिकेटर है। वो होने के बाद आपको बताता है कि आगे क्या हो सकता है, माने अभी तक क्या हुआ है। होने से पहले नहीं बताता है, होने के बाद बताते हैं कि आगे मूवमेंट है कि नहीं है, आप उसको प्रेडिक्ट करते हो। समझ में आ रहा है ना सर? माने मूविंग एवरेज को क्यों लैगिंग बोल रहे हैं? क्योंकि वो पहले हो जाता है फिर बताता है, माने क्रॉसओवर करने के बाद मोमेंटम है कि नहीं है, ट्रेंड है कि नहीं बताता, इस चीज को लैगिंग बोलते हैं। और होने से पहले जो होता है उसको लीडिंग बोलता है। कोई भी चीज किसको लीड करेगा? लीड माने क्या? होने से पहले जो करेगा वो लीडर है। ठीक है, और होने के बाद जो होगा वो लैगिंग है। तो हमारे यहाँ पर मार्केट की भाषा में लीडिंग लैगिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मूविंग एवरेज सीखा, तो क्या मूविंग एवरेज पे लैगिंग है? वो तो हो चुका है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, है ना? तो क्या मूविंग एवरेज देख के कुछ समझ में नहीं आता है क्या? आता तो है ना, वही बात कर रहे हैं। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग, आपको दोनों चीज में धीरे धीरे समझाता हूँ। So you might be wondering if the moving average is an indicator in itself. So why we discussed in even before this? The reason is what moving average is a core concept on its own. अपने आप में एक बहुत important concept है. It finds the applications where within several indicators. जैसे कि RSI, माने moving average का knowledge आपको RSI में लगेगा, MACD में लगेगा। MACD का full form होता है moving average convergence and divergence। ठीक है, और moving average में convergence रहेगा, divergence रहेगा, माने एक बार जोड़ेगा एक बार अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे जुड़ता है और कैसे अलग होता है आगे चर्चा करेंगे। स्टोचस्टिक मॉडल भी होता है, उसमें भी बात करेंगे। Hence for this reason we discuss moving average पहले ही। So before we further understand individual indicator, I think it's a good idea to understand what momentum means. सर मार्केट में एक कॉन्सेप्ट आता है मोमेंटम। अब सवाल उठता है सर मोमेंटम क्या है?
सर मोमेंटम इज द रेट एट विच द प्राइस चेंजेस. फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर का दाम, स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज टुडे एंड इट मूव्स टू रुपीज 105, 100 से 105 में चल रहा है, द नेक्स्ट डे एंड रुपीज 150 इन द डे आफ्टर, उन्हें 3 दिन में 115 में चला गया, we say the momentum is high as the stock price has changed from 15% in just 3 days. However, if the same 15% change happened over the let us say 3 months, we can conclude the momentum is low. 3 महीने में 15% और 3 दिन में 15%. So जो 3 दिन में 15% चेंज होगा उसका मोमेंटम हाई होता है, लेकिन जो 3 महीने में 15% या ऐसा कुछ चेंजेस होता है उसका मोमेंटम लो मानेंगे. 3 महीने में 15% इज नॉट अ बैड थिंग, बट फिर भी कंपेयर करें तो 3 दिन का 15% का चेंजेस और 3 महीने का 15% का चेंजेस, तो ऑब्वियसली मोमेंटम हाई और लो तो समझ में आ ही रहा. ठीक है. सो दी मोर रैपिडली दी प्राइस चेंजेस, जितना जल्दी जल्दी मार्केट चेंज होगा उसे मोमेंटम रहते हैं. ठीक है. जितना जल्दी जल्दी मार्केट चेंज होगा उसे हायर दी मोमेंटम रहते हैं. आई होप इट्स क्लियर कि मोमेंटम क्या होता है. कि मार्केट अचानक से बहुत बढ़ गया या मार्केट अचानक से बहुत गिर गया, ठीक है, तो इसको मोमेंटम बोलते हैं. नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब अचानक से मार्केट बढ़ता है तो एफआईआई का पैसा इंक्लूड होता है, डीआईआई भी मार्केट में एंट्री करता है, काफी ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो तब मोमेंटम स्पेशली मिलता है. और एज ए ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर, हम लोग को क्या करना चाहिए, बस उस मोमेंटम का फायदा उठाना चाहिए. बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए. नाउ कॉन्सेप्ट इज सर आरएसआई क्या है और इसे कैसे यूज कर सकते हैं. सर कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और जस्ट ऐसे बोलो प्यार से RS. ये प्रीवैलेंट इंडिकेटर डेवलप्ड बाय J. Wallace Wilder, डजंट मैटर, ऐसे थोड़ा बहुत जो एग्जाम देगा उनके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, बट जो एग्जाम नहीं देगा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. RSI is the leading momentum indicator which helps in identifying trend reversal. ये क्या करेगा, ट्रेंड रिवर्सल में हेल्प करेगा. मैंने मानो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंड था, क्या रिवर्स करेगा. RSI indicator oscillates between 0 to 100 and based on the latest indicator reading the expectation of the markets are set. The term RSI can be a bit misleading as it does not compare the relative strength of two securities. Sir, माने RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का चेकिंग करता है, बट ये कभी कभी मिसलीड भी करता है. क्यों? बिकॉज ये दो अलग अलग शेयर का स्ट्रेंथ चेक नहीं करता. इंस्टेड शोज द इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द सिक्योरिटी. नॉर्मली हम लोग जो रिलेटिव वर्ड क्या होता है सर, ये जो रिलेटिव माने क्या, कंपैरिजन में होता है. रिलेटिव माने वो घर का रिलेटिव नहीं, ठीक है, रिलेटिव इन द सेंस इन रिलेशन टू. ठीक है. जैसे जैसे घर पे एक चीज होता है, रिलेटिव हमेशा मुश्किल पैदा करता है. कि मानो कि तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो घर पे क्या बोलते हैं, बुआ का लड़का अच्छा किया, तुम क्या कर रहे हो. उनका तो सिचुएशंस भी उतना अच्छा नहीं है, पढ़ने के लिए उतना सुविधा नहीं है, फिर भी अच्छा रिजल्ट कर रहा है. तुम लोग को इतना सुविधा मिल रहा है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे. ठीक है. तो वो रिलेटिव के साथ क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है. পরে তো এরকম নাকি রে, হ্যাঁ, তার পিসির ছেলে বেশি রোজগার করছে, তাই কি বলবে বাবা, দেখ কত কামাচ্ছে, তুই কি করছিস. हाँ, लड़का लोगों को ऐसे सुनना पड़ता है, लड़की लोग का अपना. ठीक है. लड़का लोगों को हमेशा ऐसे ठेस ऐसे पहुंचते हैं, ताना ऐसे मारते हैं. ठीक है. लड़का का ताना होगा पैसा से, कमाई से, और लड़कियों का ताना होगा कुछ और से होगा, पता नहीं सर, वो लड़की ही जाने. ठीक है. पैसा वाला ताना देता है फिर भी मेरे को समझ में आता है, लेकिन कभी कभी ना मैं देखता हूँ किसी किसी फैमिली में, ठीक है, मान की अपना बेटी उतना खूबसूरत नहीं है, ठीक है, मतलब सौंदर्य लड़की लोगों का थोड़ा होता है ना कि सुंदर है कि नहीं है. अगर कभी घर पे कोई अपना ही लोग बोलता है उनका बेटा बेटी तो फिर भी सुंदर है, बहुत जल्दी शादी हो जाएगा, अच्छा घर में शादी हो जाएगा, लेकिन जिसके घर में बेटी सुंदर नहीं है वो अपने ही बेटी को बोलता है, ठीक है, तू तो इतना सुंदर भी नहीं है. बोलता है सर, मैं सुना हूँ इस तरह. ठीक है. ना मेरा एक क्वेश्चन है भाई, तुम्हारा बेटा या बेटी सुंदर नहीं है किसके कारण नहीं है, तुम्हारे कारण ही नहीं है. माने किसी का बेटा बेटी सुंदर होगा ये नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, माँ बाप पे डिपेंड करता है. जैसे मान कि मैं काला हूँ तो मेरा माँ बाप काला है बोल के ना मैं काला हूँ, तो मैं कहाँ से गोरा बनूंगा, मेरे को बता. ठीक है. तो मेरे को एक बार ऐसे बोला था, तो मैं बोलता हूँ हाँ तो ठीक है, आप जैसे हो आपका बेटी वैसा ही ना होगा. तो बोलता है हाँ, ऐसा करता है मेरे को. तो किसी का सौंदर्य, किसी का शरीर का रंग उसके माँ बाप से आता है. मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ सर, ये सब
फालतू बात मेरे को एकदम पसंद नहीं आता। ये तो जात पात से भी भयंकर है। जात पात फिर भी कहीं ना कहीं चलो एक लेवल है, लेकिन ये काला गोरा, हाँ सुंदर असुंदर, हाँ मोटा पतला, बेकार चीज है एकदम। हाँ कोई अगर खा खा के मोटा बन रहा है वो अलग बात है तब बोलो। हाँ, जो फैमिली में ऐसे होता है ना, दिखावा वाला, मन की शादी चल रहा है किसी का, तू बहुत सुंदर लग रहा है, अरे भाई सब सुंदर लग रहा है, हाँ, क्या तू बहुत सुंदर लग रहा है, एवरीबडी इज लुकिंग गुड, सबको अपने अपने जैसा देखना। तू बहुत सुंदर लग रहा है तो दूसरे को नहीं बोल रहा है कि तुम सुंदर नहीं, मतलब इसका मतलब कि वो सुंदर लग रहा है ये सुंदर नहीं लग रहा, ये भेदभाव है। और इसलिए ना मैं ये सब पार्टी फंक्शन में नहीं जाता। मेरे को ये सब पार्टी फंक्शन से बहुत चिढ़ है, जहां पर सिर्फ क्या पहना गया है और कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है ठीक है। मैं ये सब से बहुत मेरे को चिढ़ आता है, मतलब भाई बेकार चीज है। चलो छोड़ो, तो बेसिकली ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा नॉर्मली समझा जाता है कि इसके कंपैरिजन में वो अच्छा है कि नहीं, लेकिन आरएसआई एक ऐसा पैरामीटर्स है जो बेसिकली अपने साथ ही अपना कंपेयर करता है, ठीक है, जो थोड़ा सा हटके बात है। नॉर्मली कंपैरिजन दूसरों के साथ होता है, बट ये अपने साथ ही कंपेयर करता है, इसलिए इसका बोलते हैं सर इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द सिक्योरिटी। मैंने वही कंपनी का शेयर हो, कंपनी का डिवेंचर्स हो, कंपनी का बॉन्ड्स हो, RSI is the most popular leading indicators which gives out the strongest signal during the period of sideways and non-trending ranges। आहा, मजा आ गया। मूविंग एवरेज में आप लोगों ने देखा कि मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलो करता है, ट्रेंड में मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है, बट RSI बोलता है साइडवेज मार्केट में काम करता है। मजा की मार है, समझ में आ रहा है? सबका अपना अपना पहचान है। मूविंग एवरेज ट्रेंड फॉलोइंग में अच्छा काम करता है, और आरएसआई जब मार्केट में मोमेंटम नहीं है या नॉन ट्रेंडिंग रेंज है, मैंने ट्रेंड नहीं है, तब ज्यादा अच्छा काम करता है। सर कैसे? सर वो देखना, मूवी का लास्ट वाला पार्ट जब तक खत्म नहीं होता ना, तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। तो मूवी आ जाएंगे सर, हम लोग कंक्लूजन में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। सर आरएसआई का एक फॉर्मूला है, आरएसआई इक्वल्स टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आरएस, ठीक है। सर आरएस का मतलब है एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, ठीक है, एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, जो आरएस का मतलब है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये, ठीक है। तो आई फॉर इंडेक्स, इंडेक्स मैंने जैसे हम लोग ये सेंसेक्स निफ्टी ये सब तो इंडेक्स ही है, ठीक है। यानी इंडेक्स मैंने एक्चुअली कहां से इंडेक्स, मैंने सेंसेक्स निफ्टी कैसे बनता है नहीं पढ़ाया। अच्छा ठीक है, पढ़ा दूंगा पीछे। आप लोग ऐसे ट्रेडिंग के पीछे इतना भागते हो ना, मेरे को भी दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स कैसे बनता है ये भी एक टॉपिक होता है सर। मैंने ये सेंसेक्स निफ्टी, ठीक है, कैसे बिल्ड होता है, और ये जो हम लोग चेक करते हैं मार्केट में, ये सेंसेक्स 70,000 पार, निफ्टी 22,000 क्रॉस, तो कैसे ये 22,000 तक कहाँ से आया? पहले जब जीरो था, जीरो तो नहीं था, नॉर्मली 100 से या 1000 से शुरू होता है, तो जब 1000 स्टार्ट हुआ तो कैसे स्टार्ट, शुरुआत क्या है, ठीक है। तो वो इंडेक्स बिल्डअप एक मेथोडोलॉजी होता है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा। ऐसे जो लोग इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम दोगे ना, आपको है उसमें पूछता है इंडेक्स, इंडेक्स बनता कैसे, इंडेक्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी मैं डिस्कस करूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शंस के बीच में उठा लूंगा, ऑप्शन स्टार्ट करने दो, उसी के अंदर आता है ये कैसे बनता है, किसी एक क्लास में एक क्लास लग जाएगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग मार्केट कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट आता है उसके अंदर, उसके थ्रू से समझाऊंगा। अच्छा आरएस समझ गए सर, एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। तो यहाँ पर क्या होता है, 100 माइनस 100 बाई 1 प्लस आरएस करके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को निकाला जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं इंडिकेटर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। एक शेयर ट्रेडिंग कर रहा है 99 एंड 0 के, सॉरी इज ट्रेडिंग एट 99 ऑन डे 0, माने एक शेयर का दाम स्टार्टिंग डे में 0 में, सॉरी 99, the stock is trading at 99 on day 0. With this in perspective, consider the following data points.
मैंने स्टार्टिंग डे में 0.99 में है, फिर नेक्स्ट दिन 100 में क्लोज किया। बहुत सिंपल बात है सर, ऐसे शेयर के साथ भी होता है। ये शेयर का ही एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। 99 था, अभी 100 में क्लोज हुआ, कितना गेन किया सर? कितना गेन किया? 1। 102 कितना गेन किया? 2। 105 3। 107 2। 103 0 गेन 4 लॉस। 107 থেকে 103 হয়ে গেছে, তাহলে গেইন কিছু হয়নি, 4 টাকা লস করেছে। 103 থেকে 100 নো গেইন, 3 টাকা লস। 100 से 99 नो गेन, 1 लॉस। 97 नो गेन 2 लॉस। चलता रहेगा ऐसा। मार्केट तो फ्लक्चुएट होता रहता है ना। हेलो, मार्केट थोड़ी ना सिर्फ आप ही होता है, कभी आप होता है कभी डाउन भी तो होता है। तो अगर मान के चले कि मार्केट आप चला गया फिर डाउन हुआ, तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि मार्केट 29 बार आप हुआ है और 10 पॉइंट का लॉस था। नहीं, शुरू से नहीं, आप जब से ले देख, मानो आप अभी देख रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल, चलो ओबेरॉय रियलिटी में तो हम लोग बात किए थे, याद है आप लोगों को, ठीक है। फरवरी मार्च के स्टार्टिंग में, फरवरी के एंड पे, मार्च के स्टार्टिंग पे, उसके बाद इसको तो ट्रेंड ही मिल गया। चलो ठीक है, मैं अभी दूसरा एक शेयर लेता हूँ। ऐसे कल मैं अदानी एंटरप्राइज में बात कर रहा था ना आप लोगों से, हाँ की हाँ ग्रोथ शेयर ग्रोथ ओ आज नहीं हुआ है, बट अगर मैं आप लोगों को जब कल मैं बोला था, तो कल इसका शेयर का दाम 3107 টাকা चल रहा था, आज 3121 টাকা चल रहा है। मैंने ऑलरेडी 15-20 টাকা गेन कर दिया ना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दिस गेन, मैं बस बोल ये रहा हूँ कि जब आपको किसी पर्टिकुलर शेयर में किसी भी तरह का पॉजिटिव मोमेंटम नजर आता है, किसी भी तरह का पॉजिटिव मोमेंटम नजर आता है, मैंने कहने का मतलब है कि आप कब से देख रहे हो। जैसे मैं अगर मानो कि आप 3000 से देख रहे हो, ठीक है, तो 3000 के बाद से ये कितना बार आप किया है, कितना पॉइंट में गेन किया है और कितना पॉइंट में लॉस किया। जैसे आप रिलायंस को चेक कर सकते हो, रिलायंस में अभी मोमेंटम अभी बना हुआ है, मैक्सिमम आई थिंक 3400 तक जाने का चांसेस है इसका। 2964 में चल रहा है ना, ठीक है। और मोमेंटम मैंने भयंकर मोमेंटम है। अब इतना सारा बात मेरे को याद नहीं रहता है, बोल दिया, लिख के लाना पड़ेगा नेक्स्ट दिन से। देखो सर, आज देखो क्या मोमेंटम दिया रिलायंस, आज देखो सर। हाँ, मोस्ट प्रॉब्लम कुछ तो होगा, बट मोटा रिलायंस का अगला बिजनेस मेथड के बारे में कुछ ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है। इसका नियर टारगेट मोटा मोटी 6 मंथ्स 1 ईयर के अंदर 3400 जाने का चांसेस है। ऐसे ये बहुत हाई फाई नहीं ग्रो करता है, मैंने ऐसा नहीं कि अचानक से बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। वो तो आज किया है सर, कितने से कितना, ये आवरली चार्ट, ये आपका 2896 है। आज तो गैप अप दिया है, पहला बात तो ये गैप अप दिया है ना। गैप अप देखे 2895 से स्टार्ट हुआ और अभी 2963, मैंने ऑलरेडी 100 रुपीज के ऊपर चला गया। कितना? 70-80 रुपया का आसपास का उसका आज ही गेन दे दिया, ठीक है। और रिलायंस के अभी भी मोमेंटम रहेगा इसका 3400 30 एक्चुअली इसका बिजनेस मॉडल अभी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। रिलायंस का बिजनेस मॉडल बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा है आज। मैं स्टार्टिंग में ही सोचा था बोलूंगा, मैं भूल गया। होटल इंडस्ट्री और रिलायंस ये दोनों सोच के आया था मैंने जब आ रहा था। नहीं नहीं, रिलायंस के बारे में भी आप लोगों को बताना है ये सोचा था मैंने, और होटल के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, ये बोल के सोचा था मैंने। रिलायंस बोलना भूल गया। ऐसे आई थिंक कल কালকে চার্টে আমি রিলায়েন্স দিয়েছি, কালকে স্টক চার্টে नहीं। जिसको देखना है देखेगा, जिसको लेना है लेगा। এই সবাই বুঝতে পারছেন? অর্ঘ, অরিত, দেব, জয়ব্রত, হ্যাঁ স্যার। বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, বোঝা যাচ্ছে। अब देखो सर आरएसआई कैसे बना।
तो 29 पॉइंट्स गेन एंड 10 पॉइंट लॉस। ये बेसिकली ऐसा नहीं कि जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है या जब से शेयर मार्केट में आया है तब से देखना, ऐसा नहीं है। आप जिस टाइम से मोमेंटम देख रहे हो तब से आप काउंट करो। यानी आपका जन्म तो मार्केट में अभी हुआ है, तो आप थोड़ी ना अभी रिलायंस जब 1995 से चल रहा है तब से डेटा चेक करके क्या करोगे सर? क्यों? डेली बेसिस में मार्केट फ्लक्चुएशन पता नहीं कर सकते? जैसे आप रिलायंस का शेयर में, ये क्या बात कर रहे हो सर? चलो मैं आपको, ये तो आवरली है, आप इसको डे में कन्वर्ट करो। इट्स व्हाट अ बिग डील सर। अगर आप मार्च का ही डेटा चेक करो, मार्च में 2926 टका था, ठीक है, 1 मार्च को। फिर 2 मार्च, हाँ सिर्फ क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। ये देखो क्लोजिंग प्राइस 2983, नेक्स्ट दिन क्लोज हो गया 2981 पे, फिर नेक्स्ट क्लोज हुआ 2982 पे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लोज हुआ 3000 पे। ऊपर में क्यों? लाल है तो लाल लाल नीचे क्लोज होगा। ऊपर तो ग्रीन क्लोज होगा सर। हाँ, रेड क्लोज होगा, नीचे होगा ना। 2999 पे क्लोज हुआ, फिर देखो ये 3005 में क्लोज हुआ। तो डेली कितना फ्लक्चुएशन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, कितना लॉस कर रहा है, ये पता लगाना क्या बड़ी चीज है, ठीक है ना। जब से तुम ट्रैक कर रहे हो उसके बाद से तुम उसका आरएसआई चेक करो, क्या दिक्कत है? अब जितना दिन का चाहिए तुमको, ऐसे मैं आपके आगे आगे बताऊंगा आपको कि स्टैंडर्ड आरएसआई कैसे देखना होता है, कितना दिन का देखना होता है। बट पहले आप चीजें समझ लो कि आरएसआई बनता क्यों है, ये आरएसआई बनाने के पीछे साइकोलॉजी या उसके पीछे का मेथोडोलॉजी क्या है। अगर कोई भी चीज को समझना है उसका बेस को तो जानना पड़ेगा ना, भाई क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। नहीं आरएसआई होता है, आरएसआई देखना पड़ता है, अरे भाई क्या देखते हैं भाई? क्या देखने जाते हैं? तो 29 पॉइंट का गेन और 10 पॉइंट का लॉस। So in the above table, the points gained divided by loss denote the number of points gained by lost, है ना? So concerning the previous day's close, for example, if today's close is 104, say for example कि आज का close है 104 और yesterday का close है 100, तो points gain 4 है and point lost है 0. Similarly, today's close was 104 and the previous day's close was 107. Points gained है 0, points lost है 3. So please note that the losses are computed as positive है। हम लोग यहाँ पर लॉस को पॉजिटिव में ही देखेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर 14 डेटा पॉइंट्स लिए, ये जो एग्जांपल सेट किया गया है 14 डेज का, ठीक है, 14 दिन का डेटा पॉइंट्स है, मैंने 2 हफ्ता का। अब द डिफॉल्ट पीरियड सेटिंग इन द चार्टिंग सॉफ्टवेयर, नॉर्मली ये 14 डेज का ही होता है ज्यादातर, डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते हो। मार्केट में जो सॉफ्टवेयर नॉर्मली दिखाते हैं वो ज्यादातर केस में 2 हफ्ता का। अब आप कंट्रोल में जाके सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो, जैसे मूविंग एवरेज में कर रहे हैं सिमिलर। तो कौन सा? नहीं नहीं, ये दे देता है, अरे दिखाता हूँ, रुक जाओ। एक्चुअली आपको कुछ करना नहीं होता है आज के डेट में, सब कुछ एकदम ना, सब कुछ एकदम रेडीमेड है। लेकिन आपको मैं सिखाने के टाइम पे क्यों सिखाता हूँ सर? आपका इच्छा है आप सिखाते हो, मैं इसलिए सिखाता हूँ कि देखो कोई भी चीज रेडीमेड है, इट्स ओके, बट उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको नहीं पता ना, तो आप कभी भी मार्केट में ना देखो। मेरा मानना है कि सीखना बार बार नहीं है, एक ही बार है। अब उसके बाद जो सीखेंगे वो तो प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे, है ना, वो तो एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। लेकिन अगर आप सीखने के टाइम पे आधा अधूरा सीखोगे तो जिंदगी भर वो आधा अधूरा नहीं रह जाता है। एक 6 महीना पढ़ाई करेंगे, 5 महीना पढ़ाई करेंगे, तो क्यों ना उसको एक बार अच्छे से पढ़ ले। अब बार बार डाउट है, डाउट है, अरे भाई इतना डाउट लेके जिंदगी नहीं चलता है। कितना सारा लोग मेरे से बात करता है, सर कोर्स तो किया है बट ना, कोर्स किया तो अब करिए ना, नहीं हो नहीं रहा है। फिर पता नहीं वो लोग अच्छा सिखाया, मैं नहीं सीख पाया, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो लोग अच्छा सिखाया होता तो फिर आप इतना डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा रह जाता है। समझ में आ रहा है सर? अब कहानी देखो सर, तो मैं उनको ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता कि सर कि कोई आपको गलत सिखाया है।
लेकिन वो ना तो खुद को बोलता है कि हाँ मान रहा हूँ, ना तो किसी और को बोलता है कि कुछ गड़बड़ है, वो बस अपने ही धुन में रहते हैं। देखो, द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट रिलेटिव स्ट्रेंथ आल्सो कॉल्ड आरएसआई फैक्टर। सो क्या करना है सर, एज यू कैन सी द फॉर्मूला, आरएस इज द रेशियो ऑफ एवरेज पॉइंट्स गेन्ड बाय द एवरेज पॉइंट लॉस्ट। तो एवरेज पॉइंट गेन्ड कितना है सर, 29/14, मैंने 14 दिन से जितना पॉइंट गेन किया वो डिवाइड करो, तो आपका पॉइंट गेन हो जाएगा 2.07। लास्ट कितना है 10/40, डिवाइड करो 0.714, आरएस कितना हो जाएगा 2.07 बाई 0.714, कितना हो जाता है सर 2.8991। नाउ ये जो 2.8991 निकला सर, ये 2.8991 क्या है, ये आरएस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अब इसको आरएसआई फॉर्मूला में कैलकुलेट करना है, हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आरएस, है ना, दिस इज द फॉर्मूला। सो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2.8991, इसको कैलकुलेट करने से आ जाता है 74.3531, 74.3531। नाउ व्हाट इज दिस 74.3531, यह है आरएसआई। अब ये आरएसआई का ओवरऑल रेंज क्या होता है, 0 से लेके 100, मिनिमम 0 मैक्सिमम 100, ये कितना हुआ, नहीं जाएगा, ऑस्किलेटर है ना, ऑस्किलेटर ना तो 0 के नीचे जाएगा ना तो 100 के ऊपर जाएगा, वो रेंज बाउंड होके चलेगा, मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। अब मैं समझाता हूँ आपको कि 74 क्या बताता है और 50 के नीचे क्या होता है, 30 के ऊपर क्या होता है, अलग अलग चीजें हैं, तो देख लो सर। RSI calculation is fairly simple. The objective of using RSI is to help traders identify oversold and overbought price area. क्या मार्केट में शेयर का दाम ओवरसोल्ड एरिया में है, ओवरसोल्ड माने क्या, जरूरत से ज्यादा लोग सेल कर रहा है, और ओवरबॉट माने क्या, मार्केट में ज्यादातर लोग ज्यादा बाई कर रहा है, माने जितना बाई और बाई नहीं होना चाहिए, माने बेसिकली ओवरसोल्ड माने बेयरिशनेस और ओवरबॉट माने बुलिशनेस। अब जब बुलिशनेस का लेवल क्रॉस कर जाता है, माने और बुल नहीं होना चाहिए फिर भी बुल है, तो उसको बोलते हैं ओवरबॉट, माने अब गिरेगा। और ओवरसोल्ड का मतलब होता है और नीचे नहीं जाना चाहिए फिर भी लोग बेच रहा है, माने अब ऊपर जाएगा। माने और भी एक चीज बोल सकते हैं, ओवरबॉट प्राइस माने मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, और ओवरसोल्ड माने मार्केट सपोर्ट के पास है। इस ठीक तो हाँ जाता है, लेकिन वही तो ना कि सपोर्ट के नीचे है माने अब और नहीं जाएगा, अगर कोई नेगेटिव बात ना हो, माने ऐसा ना हो कि मालिक मर गया है या बिजनेस में क्वार्टर रिजल्ट्स खराब हुआ है, ठीक है, तब जाके अलग बात हो जाएगा, तब उसका सिचुएशन डिफरेंट होगा। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, बिजनेस पॉजिटिव सिचुएशंस में है, और वो ऑलरेडी सपोर्ट के भी नीचे आ चुका है, अब क्या है, अब ग्रो करेगा। जैसे बहुत दिन से बोले जा रहा हूँ, आप लोग देख लेता है एक बार क्या हालत है, अभी भी देखो 1430 1460 के रेंज पे घूमे जा रहा है सर, ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग अभी सोच रहे हो कि सर अब कितना दिन ऐसा चलेगा इसका, ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो और कितना दिन ऐसा चलेगा, ठीक है। अब जिस दिन तुमको देगा ना छप्पड़ फाड़ के देगा, अब पेशेंस का परीक्षा चल रहा है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट लेवल के नीचे चला गया था, अभी एक नियर सपोर्ट बना के नया एक रेंज बना है इसका, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये अपने नियर सपोर्ट जो था अराउंड 44 समथिंग उसके এখন হ্যাঁ এই সাপোর্টটাতে চলছে 1424-25, ठीक है। अब बस बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी आप लोगों को बोला कि बैंकिंग सेक्टर में फोकस करो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में चेंज होने वाला है, ठीक है, ठीक है, कोई बात जो भी देखो आप, ठीक है। अब मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि आप बस फॉलो करना, हो सके ना पैसा जुगाड़ करो,
हो सके तो पैसा जुगाड़ करो, नहीं तो बाद में अफसोस करोगे, मैं बोल दे रहा हूँ। बाद में अफसोस करोगे, सर मौका था नहीं लिया। अभी भी बना बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम होगा तो एचडीएफसी क्या चुप बैठेगा? वो तो बैंकिंग का सबसे बड़ा लीडर है। बैंकिंग सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम, शेयर कहां से कहां जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे तो मैं 1378 में भी आप लोगों को बोला था। कौन सा? वही मैं बोल रहा हूँ। देखो, अच्छा अब आरएसआई को चेक करो। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरिया, ठीक है। सो ओवरबॉट implies that stocks positive momentum is so high that it may not be sustainable for long, है ना। ओवरबॉट है, सस्टेन नहीं करेगा, गिर जाएगा, ठीक है। एंड हेंस देयर शुड बी अ करेक्शंस, and likewise the oversold positions indicate that the negative momentum is high and leading a possible reversal, यानी बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा है, अब और नेगेटिव नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मैं क्यों एचडीएफसी दिखा रहा था आपको, क्योंकि एचडीएफसी बहुत देर से नेगेटिव खा रहा था ना, लगातार गिरे जा रहा था 1500 के बाद से, फिर गिरते 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 ये देखो क्या हो गया, रुक गया ना, इसके बाद से धीरे धीरे रुक गया ना, ठीक है। अब करेक्शन, अब अभी इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज, साइडवेज है, एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, साइडवेज चल रहा है, अब इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। इसके बाद मोमेंट न्यू ट्रेंड बनेगा, ठीक है। गैप डाउन के कारण भी आपको पता है, अब वही मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो, अच्छा ठीक है, सिप्ला का चार्ट है ये, ठीक है। सिप्ला में एक चार्ट बना था, पुराना चार्ट है बट बात वही है। देखो एक बार इसमें आरएसआई देखो, ये देखो यहाँ पर आरएसआई देखो और यहाँ पर आरएसआई देखो, ठीक है। ये देखो आरएसआई बता था, आरएसआई इसका कितना बताया है, आरएसआई 81 है, इसका आरएसआई कितना है 26.8। मैं दिखा दे रहा हूँ सर, गूगल एक ही लगा, ठीक है। अब तुम देखो इसका आरएसआई कहाँ जा रहा है, करंट डेटा 50 के थोड़ा नीचे है, ठीक है। ये देखो ये जीरो, मैंने बेसिकली ये जो 80 है ना, ये वाला देखो, ये तो शेयर का दाम यहाँ तक है ना, ये जो लाइन है ये 100 को दर्शाता है, देख पा रहे सर, ये जो अपर लाइन है हाँ, मैंने जस्ट इंडिकेटर में जाके आरएसआई लिखा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में क्लिक किया तो मेरे को दिखा रहा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आरएसआई में क्लिक करना है और इसको इंटरप्रेट करना है कि सर यहाँ से आरएसआई क्या है। तो इसका आरएसआई कितना बता रहा है, 50 के नीचे है। मैं आपको क्या सिखाया कि आरएसआई का मैक्सिमम पॉइंट क्या रहता है 100 और आरएसआई का मिनिमम पॉइंट रहता है 0, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर ये जब 30 के नीचे चला गया, 30 के नीचे तब गया था जब ये 1360-70 में चल रहा था, और मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि भाई पैसा कहाँ है आपका, लाओ ना, लगाओ ना पैसा, बोल रहा था ना। क्यों? क्योंकि 30 के नीचे अगर शेयर का दाम है ना, वो प्रॉपर बाइंग जोन बनाता है। और उसमें देखो एक हरामी भी बना है, बुलिश हरामी, हरामी है कि नहीं सर, डाउन ट्रेंड चल रहा था, सॉरी हरामी नहीं, सॉरी ये तो बेरिश हरामी होगा, हाँ हाँ ये नहीं, बेसिकली ये मोमेंटम ये चल रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा था इसमें, तो बेसिकली मोमेंटम डाउन ट्रेंड था, फिर मोमेंटम मिला, ठीक है। कुछ थोड़ा सा मारूबोजू जैसा है हल्का सा, बट वो भी प्रॉपरली नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या, इसमें कोई कैंडल तो नहीं बना था, बट मेन बात है कि आपको आरएसआई में ये ओवर सोल्ड जोन में, पॉइंट इज दैट
अब ओवरसोल्ड का मतलब क्या है कि जरूरत से ज्यादा सेल हो गया है, अब यहाँ से रिवर्स बैक करने का चांसेस। हाँ, उसमें अगर आपको अच्छा कैंडल मिल जाए तो आपको बहुत सुविधा देता है। लेकिन अभी तक लास्ट कुछ महीनों से फरवरी मार्च पूरा खत्म होने को जा रहा है, ठीक है, अभी तक कोई प्रॉपर कैंडल नहीं आया है जिसमें मोमेंटम मिल सके। 50 इज ऑल्सो मॉडरेट जोन, यानी 50 अभी इसका चल रहा है क्या अराउंड 45 46, तो ये अभी भी ओवर सोल्ड एरिया में ही है। हाँ ऑब्वियसली ना, अभी भी बाइंग जोन बना हुआ है। 50 के ऊपर हो जाने से ये ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है, मॉडरेट। 70 80 के पास जब रहेगा ना, 80 माने ओवर सोल्ड एरिया होता है, ओवरबॉट एरिया, सॉरी ओवरबॉट एरिया, 80 के आसपास ओवरबॉट एरिया। हाँ हाँ ओवरबॉट एरिया है, ये देखो। हाँ तब शॉर्टिंग करना चाहिए। ये देखो ये 81 है ना, इसका RSI 81 है, ठीक है। तो 81 में यहाँ पर क्या बना है देखो, रेड कैंडल के पहले क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, बियरिश इंगल्फिंग। वेरी गुड, वाह, अच्छा है पहचान। देखो पहले पहले बोलता था कैसे आप लोग बोल रहे हो, अब आप कैसे बोल रहे हो, याद है ना धोरनी, पूर्णिमा क्या बोलता था, ये कैसे बोल दिया सर, क्या है? ये क्या है। अब आप बताओ आप कैसे बोला, अब कुछ नहीं बोलेगा ठीक है। तो बियरिश इंगल्फिंग जैसे यहाँ पर है, क्योंकि आप ट्रेंड में बना है, एकदम परफेक्ट है, रेसिपी एकदम परफेक्ट है, खाना अच्छा बनने का रेसिपी एकदम परफेक्ट है। आप ट्रेंड में बना है, RSI भी अपर लेवल में है, माने ये ओवरसोल्ड एरिया में है, सॉरी बार बार गलत बोल रहा हूँ, ओवर बॉट एरिया में, ओवर बॉट माने जरूरत से ज्यादा बाई हो चुका है और ये बाई जोन में नहीं रहेगा, अब गिरने वाला है, चांसेस वेरी हाई। तो इस पॉइंट में बेसिकली अब कैंडल भी साथ दे देना आपको, तो आप बेसिकली जैसे ही बन जाए बियरिश इंगल्फिंग बेच दो भाई। और यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग बना है जब 26.8 है, मैंने 30 के भी नीचे है, और उसमें अगर आप देखोगे सपोर्ट के भी नीचे आ जाता है नॉर्मली, RSI 30 के नीचे मैंने सपोर्ट के नीचे आ जाएगा ज्यादातर केस में देखना, ठीक है। तो अगर आप 26.8 30 के नीचे देखते हो ना, ठीक है, जैसे वो बोला कि 20 में भी कोई कोई लगाता है, तो बेसिकली देख लो कि मोमेंटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बेसिकली वो सपोर्ट के पास रहेगा। और अगर RSI 20 25 26 30 ऐसे जोन में है ना, माने बाइंग जोन बना रहा है, माने वो ओवर सोल्ड चला गया है, अब तुमको बाइंग एरिया बना रहा है, जरूरत से ज्यादा सेल हो गया है, ओवर सोल्ड। संगे संग बाई तो नहीं करना चाहिए, मोमेंटम देख के बाई करना चाहिए, माने अगर आपको ऐसे कोई कैंडल मिल जाए, आपको यहाँ पर RSI का भी प्रॉपर एक मौका मिल जाए, ठीक है, तब से फॉलो करो। और अगर मानो कि कोई पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाता है ना और स्टॉक अच्छा है तो लेके रख लो, ठीक है। अगर शेयर के बारे में नॉलेज हो तो ही करो, अगर मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी अननोन कंपनी है उसका बिजनेस के बारे में तुमको नॉलेज नहीं है, तो फिर ऐसे शेयर में ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। निफ्टी 50 स्टॉक अगर है, अगर निफ्टी 50 स्टॉक का बिजनेस क्या है ना, अच्छा बिजनेस है, तो उसमें अगर तुमको ऐसा कुछ भी मौका मिलता है, आप जैसे मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, HDFC में पैसा लगा के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि HDFC आपको लूटेगा नहीं रे बाबू, बिकॉज उसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और मैं तो 1370-60 से बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं बोला था ऑब्जर्व करो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है इसका, तो मुश्किल हुआ, अब देखो कितना दिन से साइडवेज में चल, ठीक है। सो टू बिगिन विथ, द रेड लाइन बिलो द प्राइस चार्ट इंडिकेट्स 14 पीरियड RSI, है ना, ये रेड लाइन बिलो द प्राइस चार्ट इज a 14 period RSI. If you notice the RSI scale, you will realize it's upper bound to 100 and lower bound to 0. However, 100 and 0 are not visible in the chart, normally दिखता नहीं है. So when RSI reading is between 30 and 0, जब 0 से 30 के बीच में आपको RSI reading दिखेगा, the security is supposed to be oversold. 0 से 30 के बीच में oversold होता है। अब इसमें 20 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, बीच का भी ले सकते हो, ठीक है। और when the security reading is between 70 and 100, तो उसे बोलते हैं ओवर बॉट एरिया, ठीक है। तो ओवर बॉट में डाउन ट्रेंड करेक्शन बनेगा और ओवर सोल्ड में न्यू बाई या न्यू ट्रेंड बनेगा। The first vertical line marked from left shows that level where RSI is below 30
In fact, RSI is 26.8. Hence, RSI suggests that the stock is oversold. In this particular example, the RSI value of 26.8 also coincide with the bullish engulfing. ये तो एकदम क्या बोलते हैं ना, चार चांद लग जाना कि RSI के साथ साथ अगर तुमको यहाँ पर बुलिश engulfing मिल जाए, सर आंख बंद करके ट्रेड लो, अभी आंख बंद करके ट्रेड लो। माने इसको बोलते हैं ना एकदम, बंगाली में बोलते हैं एकदम फुल टॉस, है ना क्रिकेट इंग्लिश में, ठीक है, वो बोले ना एकदम लोप्पा लोप्पा ठीक है। मतलब अगर ऐसे बॉल में छक्का नहीं लगाएंगे तो किस बॉल में लगाएंगे? RSI 30 के नीचे ऊपर से बुलिश इंगल्फिंग या फिर बुलिश हरामी, तो फिर आप इसमें भी अगर चुप हो तो फिर आप क्या ट्रेडर बनोगे? और साथ में अगर बिजनेस में कुछ पॉजिटिव खबर हो मार्केट में तब तो और अच्छा। बस अगर सारा मंथ में ऐसा 2-3 ट्रेड भी ले लेते हो ना, फिर सो जाओ ना। मैं तो यही मानता हूँ, मेरा मेरा फॉर्मूला ऐसा है कि महीने में 2-3 बार कोई अच्छा सिचुएशंस बने, बस उस सिचुएशंस के लिए मौका मिल जाए, टाइमिंग मिल जाए, उसमें अच्छा ट्रेड लो, चुपचाप सो जाओ। और डेली माथा काम कौन करेगा? ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा मानने का मतलब ऐसा है क्योंकि मेरे को सारा दिन क्लास में बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैं ऐसा साइकोलॉजी बनाता हूँ। अब आप लोगों के लिए ऑब्वियसली ऐसा बात सही नहीं होगा, ठीक है, तो जो जिसका जो है वो है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। तो 81 भी समझ में आ गया, दोनों समझ में, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ सिनेरियो दिया है, स्टॉक विच इज एन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड, रिमेंबर द अप ट्रेंड कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू इयर्स। कभी कभी तो अप ट्रेंड खत्म ही नहीं होता, और मेरा रियलिटी में देखो ना, ऐसा अप ट्रेंड चालू हुआ है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। द RSI will remain stuck in overbought region for a long time, ऐसा भी होता है कि सर ये तो गिर ही नहीं रहा है, ये तो गिर ही नहीं रहा है, एंड दिस इज बिकॉज RSI is upper bound to 100, it cannot go beyond 100। RSI कभी भी 100 के उस पार नहीं जाएगा। Invariably, the trader would be looking at shorting opportunities, but the stock on the other hand will be in different orbit। जैसे कि आइचर मोटर, अगर आप आइचर मोटर को देखो 2014 तक आइचर मोटर ने सिर्फ साइडवेज देखा था। सर आइचर मोटर माने रॉयल एनफील्ड बनाने वाला, कल के रॉयल एनफील्ड ये डॉलर का क्या है? वो छोड़ो सर, वो अननोन कंपनी है इसलिए हालत ही है सर। जब प्रोमोटिंग लेवल में ट्रेड चलता है ऐसा होता है। ये आइचर में गैप अप दिया था 20 तारीख में, देते हो 19 तारीख उसका कुछ हुआ होगा, मुझे को पता नहीं है। गैप बहुत बड़ा गैप अप दिया है सर, 3000, ठीक है, और ऊपर से बुलिश हरामी भी हुआ है। हाँ बाप रे, ठीक है, बुलिश हरामी ऊपर से गैप अप, क्या मोमेंटम मिला है इसका। RSI लगा के देखो। ये मोटा मोटी ओवर सोल्ड नहीं, ओवर बॉट नहीं है, अभी मोमेंटम है। माने 70 to 100 नॉर्मली हम लोग ओवर सोल्ड ओवर बॉट बोलते हैं, यहाँ पर अभी वो 60 के नीचे ही है सर, 60 के नीचे ही है मोमेंटम। हाँ मैंने मोमेंटम है सर, ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। हाँ ठीक ही तो दिखा रहा है सर, ठीक ही तो दिखा रहा है। देखो सर, तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाहता हूँ, RSI का, इसका RSI देखो आप, इसका तुम 2000 तब नहीं 3-4 मिला के कर सकते। कैंडल देख लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो, वॉल्यूम देख लो। आप या तो MS ये यूज कर लो, मूविंग एवरेज यूज कर लो, या तो RSI यूज कर लो। वॉल्यूम का क्लास तो मैं शेयर किया, देख लो सर। वॉल्यूम तो वो नहीं है, ये तो सिर्फ कैंडल का वॉल्यूम दिखाता है। हाँ तो उसका यूज तो नहीं पता ना तुमको, यूज तो जान लो। ये देखो सर 2013-14 में देखो इसका हालत देखो, पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज। ये देखो उसके बाद जिसको मोमेंटम मिला है 14 के बाद, ही देखो कहाँ चला गया था RSI इसका, 20 के पार, 20 के भी नीचे चला गया था। उसके बाद देखो जिस तरह से ये, उसके बाद जो उसका मोमेंटम चालू हुआ,
ठीक है। उसके बाद देखो ये तो 50 के नीचे शायद कितना साल तक गिरा ही नहीं, इवन 80 100 के आसपास चल रहा था। लुक एट दैट, कितना 70 के उस पार है, देख रहे हैं सर। क्योंकि इसका बिजनेस में इतना मोमेंटम अच्छा चल रहा था। उसका एक सब सिंपल प्रूफ है रॉयल एनफील्ड का मार्केट में बिजनेस, है ना। कि रॉयल एनफील्ड जिस तरह का बिजनेस बनाया है लास्ट 5-6 साल में, वो देखने लायक। और वही उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आप देख पाओ, हैं। ये 400 का से खाना है। ठीक है, तो कहाँ 400 का शेयर अभी 4000 में चल, 3000 खाना है। ना, 4000 जा ही नहीं है ना, चले जावे हर। ये 4000 का। चला क्या और 4000 चला गया था, लेकिन अभी कितना चला, तो किलो 3 टाइम 3900। हाँ चला ही जाएगा, 3900 बात है। काल के पार तो काल के टाच करे से तारा है। और कल 4000 चला गया, समझ रहे हैं सर। मार्केट ऐसा मौका बहुत देता है सर, बस आपको ना अपने अपने नॉलेज के प्रति सही, क्या बोलते हैं ना उसको, कि निजर ज्ञान के भालो करे व्यवहार करता है, मैंने सही इस्तेमाल करना चाहिए ज्ञान का। ठीक है। Scenario 2, a stock that is in a continuous downtrend, the RSI will be stuck in the oversold region since it is lower bound to zero and it cannot go beyond zero. In this case, the trader will be looking at buying opportunities, but the stock will be going down lower. माने आप सोच रहे हो कि भाई इसका तो ओवरसोल्ड है, हम अभी खरीद ले, लेकिन स्टॉक ना इतना ज्यादा ओवरसोल्ड में चलते रहते हैं कि वो उठने का नाम ही नहीं लेता। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है सुजलन एनर्जी। ठीक है, वाइंड एनर्जी में काम करते हैं सर, विंड एनर्जी में। ठीक है, सुजलन अभी तो अच्छा है सर, लास्ट 2 साल में स्विट्जरलैंड का जो ग्रोथ हुआ है वो देखने लायक है। हाँ? सर देखो फिर भी 38.95 चल रहा है ना, आपको मैं ज्यादा नहीं, जस्ट लास्ट ईयर का दिखाता हूँ। देखो कहाँ था ये, 2023 के लास्ट मई का, मतलब 1 साल पहले, 1 साल भी प्रॉपरली नहीं हुआ। 8% 9% का शेयर कितना गुना बढ़ा है देखो अब। क्योंकि ये ना सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इस पर्टिकुलर जोन में ये लास्ट 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन इस साल इसको इतना अच्छा, इसका बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी आया है, इसके बिजनेस में एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी आया और दुनिया भर में इसको अच्छा अच्छा ऑर्डर भी मिला है। ठीक है, तो उसके बाद से इसका शेयर में ये ग्रोथ देखने को मिला है। तो आप इसका भी चेक करके देख सकते हो RSI लेवल कहाँ गया है। तो ये बहुत दिन स्टक होके पड़ा था, बहुत दिनों से स्टक होके पड़ा था। अभी अभी ट्रेड लेने के लिए चेक करना पड़ेगा सर पूरा सिस्टम, मोमेंटम मिल रहा है कि नहीं, वॉल्यूम मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया सर। दिस लीड्स अस टू इंटरप्रेट RSI इन मेनी डिफरेंट वेज बिसाइड द क्लासिकल इंटरप्रिटेशन जो हम लोग अभी तक किए हैं। इफ द RSI इज फिक्स्ड इन एन ओवरबॉट रीजन फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, लुक फॉर बाइंग। अगर बहुत देर तक है तो बाई करो, बहुत देर तक, जैसे आइचर मोटर 400 से 1000 में चला गया फिर भी RSI हायर में है, ओवरबॉट में है, तो क्या चुपचाप, अभी रिलायंस चेक करो ओवरबॉट में मिलेगा, तो क्या रिलायंस छोड़ दे? बात समझ में आ रहा है सर? रिलायंस ओवरबॉट में मिलेगा तो क्या रिलायंस छोड़ दे? रिलायंस अगर बिजनेस में दम है ना तो ओवरबॉट में भी बॉट हो सकता है। अगर बिजनेस में दम है तो ओवरबॉट में भी बाई हो सकता है। मैंने देखो एक तरफा विचार करने से नहीं सर ये तो ओवरबॉट है, RSI में मैंने सीखा कि ओवरबॉट में सेल ओवरसोल्ड होके रखा है, लेकिन उसमें दम है, वो अभी बढ़ेगा, छोड़ा नहीं। समझ रहे? अगर बिजनेस स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम नहीं। इस बात का मुस्कुराहट चल रहा है? ठीक है। If the RSI is fixed in an oversold region for a prolonged period, look for selling opportunities rather than buying. RSI stays in the oversold region for a prolonged period because of an excess negative movement. हाँ बोलो सर, বল কিছু বলছিস? और गो बोल रहे? ना अच्छा ठीक। और क्या सर? RSI value starts moving away from the oversold value
after a prolonged period looking for buying opportunities. For example, RSI moves above 30 after a long time may mean that stock may be bottomed out in case of going long. अगर कभी आपको देखने को मिल रहा है कि RSI बहुत दिन 30 के नीचे था और अचानक से 30 क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब आपको एक अच्छा जोन मिल रहा है खरीदने का. ठीक है. If RSI value starts moving away from overbought value after a prolonged period, for example, RSI moving below 70 after a long time, this means stock may have stopped out in case of shorting, short selling. ठीक है. तो ये है ऑल अबाउट RSI. ठीक है. तो घर पे RSI प्रैक्टिस करो, डिफरेंट कंपनीज का RSI जोन ढूंढो. ठीक है. और फिर उसके हिसाब से ग्रुप में डिस्कस करो. मेरे को भी क्लास में पूछो कि सर क्या लग रहा है आपको, तो मैं भी जितना हो सकता है आप लोग. जो ये हाँ करो ना, हाँ करो ना, करो ना. ठीक है. बाकी डिस्कशन नेक्स्ट वीक करते हैं. ठीक है. तो आज RSI का डिस्कशन हो गया. ओके. अर्घो देवो हो जाएगा जी. हाँ सर बुझতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার এই ক্লাসটা আরেকটু লাগতো স্যার আমার কারণ ইম্পর্টেন্ট জায়গায় কিছু কল চলে এসেছিল আমার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রাত্রেবেলা এটা আপলোড করে পাঠিয়ে দিচ্ছি. ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। রাত্রেবেলা আমি আপলোড করে পাঠিয়ে দিচ্ছি. ঠিক আছে, ওকে স্যার, বাই। রাখলাম. বাই স্যার. বাই স্যার। বাই স্যার.